हेलो एवरीवन, मैं ज्योति कीर्ति पैरामाउंट ई सर्विसेज से। होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है उन लोगों के लिए जिनको ये पता करना होता है कि अगर हम एम्बेसी में फाइल लगा रहे हैं, कनाडा की इमिग्रेशन में अप्लाई कर रहे हैं, तो वीज़ा ऑफिसर हमारी फाइल को कैसे चेक करता है। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वीज़ा ऑफिसर आपकी फाइल को कैसे चेक करता है। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो व्यू करने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इन फ्यूचर आपको इमिग्रेशन रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे। जब बात आती है कि कनाडा इमिग्रेशन आपकी फाइल को कैसे चेक करता है, तो इस चीज़ को लेके मैं आपको एक प्रॉपर ब्रीफ दूंगी कि जब आप कनाडा में फाइल लगाते हो, ठीक है, आप लेट्स सपोज अपना एप्लीकेशन प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ एक तो कि फाइल अगर सही पोर्टल में लगी है तो वो चेक हो सकती है। उसको कैसे चेक करेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज जो वीजा ऑफिसर चेक करेगा दैट इज पर्पस ऑफ ट्रैवल, कि आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है, आप क्यों कनाडा जाना ही क्यों चाहते हो, ठीक है। वो उनको हालांकि क्लियर हो जाता है जब आपकी जीसीकी बनती है, उसमें भी वो पूछते हैं आपका पर्पस क्या है जाने का। स्टडी है, टूरिज्म है, लॉन्ग स्टे है, क्या है, शॉर्ट स्टे है, कितने टाइम के लिए, कौन सी लोकेशन पे ज्यादा स्टे करोगे, ये सारी चीजें वीजा ऑफिसर पूछ लेता है। तो उनसे भी उनको क्लियर हो जाता है, तो प्लस इसमें भी। तो अब जब आप पर्पस ऑफ विजिट को क्लियर कर रहे हो ना, तो उसमें क्या चाहिए उनको, सिर्फ आपका कवरिंग ही नहीं चाहिए, आपका एक जस्टिफिकेटेड डॉक्यूमेंट भी चाहिए, रेलिवेंट टू योर स्टे, रेलिवेंट टू योर प्लेसेस ऑफ विजिट, रेलिवेंट टू योर रिटर्न टिकट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको एज अ प्रूफ चाहिए होते हैं, क्योंकि पर्पस ऑफ ट्रैवल आप लिख तो देती हो कि आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे इन कैनेडा, आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड सम गुड टाइम, क्वालिटी टाइम, मतलब उसमें आप अपनी जो भी आपने सोचा होता है एंजॉयमेंट मूवमेंट वो आप उसमें डिस्क्राइब कर देते हो। बट उसके साथ ही उसका रेलिवेंटेड प्रूफ भी चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि इमिग्रेशन की साइट ही बोल रही है कि इफ यू आर कमिंग टू अस तो यू हैव टू बी शो योर टिकट डिपार्चिंग टू कनाडा प्लस योर स्टे प्लस योर प्लेसेस ऑफ विजिट्स। ये सारी चीजें इमिग्रेशन मांग रही है, तो डेफिनेटली इसको आपको देना पड़ेगा। पर्पस ऑफ ट्रैवल शुड बी स्ट्रॉन्ग और प्रॉपर तरीके से प्रूव किया गया हो कि यू आर द जेन्युइन ट्रैवलर, ये चेक करेगा। फिर उसके बाद वो देखते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में एप्लीकेशन फॉर्म्स। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बड़ा बारीकी से, अगर वो पढ़ेगा तो बहुत बारीकी से, क्योंकि हमने देखा हुआ है कई बार वहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं ना कि यू एवर बीन रिफ्यूज फ्रॉम एनी कंट्री, उनको कई लोग नो कर देते हैं जबकि उनकी रिफ्यूजल आई होती है। तो कई बार एम्बेसी में पकड़ा हुआ है वो चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वो अपना फॉर्म पूरा चेक करता है। तो उसमें चीज़ें बारीकी से पढ़ो कि कहाँ पे क्या चीज़ लिख रहे हो। कईयों को पता नहीं क्या है कि लोग ना एम्प्लॉयमेंट के पास वो देखते ही नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट में पूछ क्या रहा है। दे सेड दैट गिव अ डिटेल ऑफ योर पास्ट 10 year employment. If you are working, you're retired, you're working with some government organization, or either you're not working. So do not leave a gap. प्रॉपर इसमें लिखा होता है, एक प्रॉपर तरीके से लाइन लिखी होती है, उसको पढ़ते नहीं है, मेंशन कर देते हैं प्रोपराइटर ऑफ दिस कंपनी फ्रॉम 2020। अब वो तो आपका 2013 का मांग रहा है ना बायोडाटा, तो उसमें उस चीज़ का ब्रीफ जरूर डालो। 13 से क्या कर रहे हो, लेट्स सपोज आपने 13 से 16 कुछ किया ही नहीं है, 13 to 16 यू आर फ्री, मेंशन करो उसमें कि आई एम अनएम्प्लॉयड ऑन दैट पीरियड। ये चीज़ें उसमें डालनी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आपका फॉर्म की प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। फिर आपका फैमिली टाइज का फॉर्म। अब फैमिली टाइज का जो फॉर्म होता है ना, पिछले कुछ सालों में चेंज हुआ था। पहले 5707 हो गया था, पहले भी 5646 होता था जब हम ऑफलाइन फाइल्स करते थे, बट जब ऑनलाइन किया तो 5707 हो गया। अब भी कई लोग वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है 5646 ही, फॉर्म उसमें अपलोड कर देते हैं 5707। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा शॉर्ट है। 5646 में क्या है, ब्रदर सिस्टर की डिटेल पूछ रहे, उसमें नहीं पूछ रहे, उसमें आपकी, आपके पेरेंट, आपके बच्चों की। इसमें आपकी, आपके पेरेंट, आपके बच्चों की, आपके ब्रदर सिस्टर की भी डिटेल्स पूछ रहे हैं कि वो क्या करते हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, कहाँ रहते हैं, सारी चीज़ें वो पूछते हैं। तो ये फॉर्म, और आप ट्रैवल्ड हो तो नेचुरली एक फॉर्म और जाएगा आपका, जिसमें आप शेड्यूल 1 का फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, उसमें ट्रैवल हिस्ट्री चले जाते हैं। लोग कहते हैं हमने स्टैंपिंग तो लगा दी थी, स्टैंपिंग के लिए उन्होंने अलग से तो कुछ बनाया नहीं है, तो यू हैव टू बी अपलोड ऑन दैट। आप उसमें भी मेंशन करो, एटलीस्ट वो अपने 3 फॉर्म तो चेक करेगी ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है तब भी शेड्यूल 1 का फॉर्म लगेगा, आर्मी में कुछ भी वर्किंग थे तब भी वो लगेगा। तो कई स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए शेड्यूल 1 का फॉर्म जो है वो यूज होता है, ठीक है। अगर ऐसी कोई चीज़ जो आपकी एप्लीकेशन में नहीं आई है, लेट्स सपोज आपके कवरिंग में नहीं क्लियर हो पाया, आपके उसमें लाइक प्रॉपर आपका जो है फॉर्म्स में नहीं आया,
तो उसको आप एक्स्ट्रा में डाल सकते हो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में। तो इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट। और जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ना, तो उनको प्रॉपर मतलब रीनेम्स वगैरह करके आप करो, ताकि वो ज़्यादा ओके रहता है। मतलब डॉक्यूमेंट की क्वालिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि मैं ऑल द टाइम बोलती हूँ 300 DPI पे आप ज़रूर स्कैन किया करो। जितने लोग भी हमें स्कैन भेज रहे हैं, फ़ोन से फोटोग्राफ्स लेते हो तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन द एप्लीकेशन। आप खुद तो नहीं जा रहे हो कहीं पे प्रेजेंट होने के लिए। इवन एम्बेसी डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू। तो आपकी एप्लीकेशन जा रही है तो वो एटलीस्ट थोड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। कवरिंग आपका बहुत अच्छा बना होना चाहिए। मतलब कवरिंग मैंने लोगों को पढ़ा, कहीं को तो ऐसे लगता है जो हम लिखते होते थे ना 5th 6th क्लास में, वैसे ऐसे टाइप बनाए होते हैं उन्होंने, नहीं चलेंगे। पॉइंट टू पॉइंट बातें होनी चाहिए उसमें, बिकॉज इट्स इंडेक्स ऑफ योर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में ये चीज़ें चेक हो सकती है। अब आपकी नेटवर्थ पता करने के लिए वो सीए रिपोर्ट आपकी चेक कर सकता है। तो इस तरीके से आपको फाइनेंशियल्स में क्या क्या लगाना है वो बड़ा सोच के आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको एजुकेशन कहाँ पे अपलोड करनी है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे अपलोड करना है, इस चीज़ की बड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप गलत डॉक्यूमेंट कहीं और अपलोड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर उसने वो फोल्डर खोल लिया तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो एप्लीकेशन का जस्टिफिकेशन फुल ऑन बनता हो, प्रेजेंटेशन से लेके भी इंफॉर्मेशन देने तक भी। तो इस तरीके से एप्लीकेशन लगाने से आपको वीज़ा मिल सकता है। वीज़ा के चांसेस आप लोग इंक्रीज कर सकते हो। और अगर खुद एप्लीकेशन नहीं लगाना चाहते हैं, हमसे लगवाना चाहते हो, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करो, आके इन्फॉर्मेशन लो, डॉक्यूमेंट्स लेके डिस्कस करो। ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी बार रिफ्यूज़ हो, कितनी कंट्री से रिफ्यूज़ करते हो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारे पास ऐसे एप्लीकेशंस की वीज़ाज आए हैं जिनकी बहुत बहुत ज़्यादा रिजेक्शन थी, उसके बाद उनको जो है वीज़ाज मिले हुए हैं। तो दिस इज़ फैक्ट कि अगर आप एप्लीकेशन लगाते हो तो सारी चीज़ें आपको क्लियर टाइम टू टाइम हमने करनी होती है। टाइम टू टाइम क्लियरेंस से क्या होता है, सारी चीज़ें प्रॉपर आपको मिलेंगी, सारी क्लैरिटी होगी, सारी चीज़ें जो है आप एक एक्यूरेट वे से जब करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द गुड रिजल्ट। सो बाकी की सारी डिटेल्स जो है मेरे पेज पे अवेलेबल रहती है। आप मेरे पेज पे इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन के रिलेटेड, वीज़ा के रिलेटेड, ऑफिसर्स के रिलेटेड, कितनी हमारी टेस्टिमनीज है, ईच एंड एवरीथिंग इस पेज पे मटेरियल पड़ा हुआ है। तो आप जाके सुन सकते हो, अपनी एप्लीकेशन को उस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो अगर आप खुद भी फाइल करना चाहते हो। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू इतने लव एंड सपोर्ट के लिए। अगर ये भी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आगे से आगे ज़रूर सपोर्ट करना।